हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान। हमारे देश का संविधान संविधान जो आता है वो भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। संविधान क्या है? एक बुक है, ठीक है, जिसके अनुसार भारत में कानून और उनकी प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं। ये भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती है और ये टॉपिक जो हमारा मेन है ये यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस एटसेट्रा के जीएस मेंस के पेपर 2 का भी एक इम्पोर्टेंट विषय है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भारत के संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को पता भी होना चाहिए कि भारत के संविधान में क्या क्या है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अधिकार उन्हें प्रदान किए गए हैं, कौन से अधिकार प्राकृतिक होते हैं, कौन से अधिकार नैसर्गिक होते हैं। ठीक है, तो आज हम भारत की राज्य व्यवस्था के टॉपिक भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे और इसके पढ़ने से पहले हमें इसकी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देख लेना बहुत जरूरी है, जिससे जब हम आगे पढ़ें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम जानते हैं अंग्रेजों ने हमारे देश पे लगभग 200-250 साल राज किया और वो उन्होंने किस प्रकार से राज किया और विश्व में वो क्यों इतने फेमस हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। क्या उन्होंने भारतीयों का शोषण किया या एक सिद्धांत है व्हाइट मैन्स बर्डन, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कि हमने ये व्हाइट मैन्स बर्डन है कि ये हम पर एक उत्तरदायित्व था कि हम जो है दूसरी जातियों को सुधारें। तो क्या उन्होंने हमारे देश का शोषण किया या उन्होंने हमें एक सभ्य जाति बनाया? क्या हम उससे पहले असभ्य थे? हम इसकी चर्चा करेंगे और ये सब हमें पता चलता है हमारी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड से। ठीक है गाइस, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत हम दो तरीके से भारत के संविधान की चर्चा करेंगे। संवैधानिक घटनाक्रम, ऐतिहासिक संवैधानिक घटनाक्रम। इसके अंतर्गत एक हम अध्ययन करेंगे कंपनी का शासन या कंपनी के अधीन शासन। दूसरा हम पढ़ेंगे ताज के अधीन शासन। अब कंपनी के अधीन शासन से क्या आशय है? कंपनी क्या है? कंपनी की जो यहाँ चर्चा की गई है वो की गई है ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका शासन कब तक रहा भारत पर? मोस्टली 1773 से 1858 ईस्वी तक। दूसरा ताज के अधीन शासन और ये रहा 1858 से 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद हुआ। ताज का मतलब होता है यहाँ क्राउन, और क्राउन होती है ब्रिटिश की संसद। ठीक है, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। वैसे हिस्ट्री का विषय है, थोड़ा हम हिस्ट्री में जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, वैसे ही देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा जो है इन्हें पूर्ण व्यापारिक अधिकार दिए गए थे, जिसलिए ये पूरी दुनिया में व्यापार के लिए निकले। धीरे धीरे भारत में इन्होंने अपने पैर जमाने शुरू करे और 1757 में प्लासी के युद्ध में इन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को हराया और नवाब सिराजुद्दौला को हराते ही इन्होंने बंगाल के प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र पर एक तरीके से अपना कब्जा जमा लिया। इन्होंने अपने ही पसंद के राजा को बिठाया और
अपने ही तरह से कानून बनाने शुरू किए। इसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद बक्सर के युद्ध में जो 3 शक्तियां थीं, मीर कासिम और अवध और मुगल बादशाह, उन तीनों को इन्होंने अंग्रेजों ने तोड़ दिया। और फिर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने मजबूर होकर इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार जो है प्रदान कर दिए। अब दीवानी अधिकार मिल जाने से एक तरीके से ये इन तीनों के ये राजा बन गए कंपनी। और कंपनी की एक खास बात क्या होती है कि जो राजा थे, चाहे वो बंगाल के थे, बिहार के थे या उड़ीसा के थे या कोई भी मुगल बादशाह थे, राजा जो होता है उसका जो हित होता है वो व्यक्तिगत हित होता है। राजा सिर्फ अपने लिए लड़ता है। और जो कंपनी होती है वो एक संगठन होती है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और उनका अपना अलग हित होता है। इसलिए ये कंपनी यहाँ के राजाओं को आसानी से हरा लेती थी, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और उनकी बहुत सारी भावनाएं होती हैं और बहुत सारी मेहनत होती है, जबकि राजा जो होता है वो व्यक्तिगत होता है और उसका परिणाम भी व्यक्तिगत होता है। इसलिए कंपनी भारत में अपने पैर जमा पाई और धीरे धीरे उसने भारत की शासन शक्ति अपने हाथों में ले ली और यहाँ के राजाओं को उसने हराना शुरू कर दिया। 1764 के दीवानी अधिकार मिलने के बाद कंपनी को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई और उसने यहाँ के नागरिकों का अधिक से अधिक शोषण किया और यहाँ का सारा माल ले जाके इंग्लैंड में भेजने लगी। धीरे धीरे जो कंपनी के व्यक्ति थे वो इंग्लैंड में धीरे धीरे अमीर होने लगे, जिससे क्या हुआ कि इंग्लैंड की सरकार की निगाह उन पर जाने लगी कि ये ऐसे क्या है कि ये धीरे धीरे इतने अमीर होते जा रहे हैं, और उन्हें नवाब कहकर जो है संबोधित किया जाने लगा। नवाब कहकर उन्हें एक तरीके से चिढ़ाया जाने लगा कि ये नवाब हैं। इन सारी चीजों को देखकर ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी पर लगाम लगाने के लिए कुछ एक्ट बनाए। जैसे सबसे पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक पहला एक्ट था जिसने कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने के लिए काम किया। या ये हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने के लिए था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अंतर्गत क्या काम किया गया कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई। पहले क्या था, कंपनी को जो है चार्टर के अधीन व्यापार करने के अधिकार दिए गए थे, लेकिन इसके अधीन जो है उसके कार्य को नियमित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता प्रदान कर दी गई, जिस कारण भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव डली। पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव डली। और बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर कहलाता था उस टाइम, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। और सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि कंपनी के कार्य को देखना कि वो क्या कर रहे हैं, और कंपनी के सैनिकों, नागरिकों, मतलब सैनिक संबंधी कार्य, नागरिक संबंधी कार्य और राजस्व संबंधी कार्य को इंग्लैंड में सूचना देना। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के काम थे, जिससे कि कंपनी पे जो है दबाव या कंट्रोल करके रखा जा सके। समझ में आ रहा है? इस अधिनियम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें
कंपनी द्वारा भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेना बिल्कुल बंद कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारतीयों से कंपनी द्वारा उपहार या रिश्वत लेना बंद कर दिया गया ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जो भारत में कब्जा किया था वो छोटे छोटे राजाओं को उपहार या रिश्वत देके, सबसे पहले तो इन्होंने मुगल बादशाहों को ही उपहार स्वरूप थोड़ा धन देकर जो है व्यापार की अनुमति लेना शुरू करी। व्यापार की अनुमति मिल जाने के बाद जब इन्हें प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो इन्होंने छोटे छोटे राजाओं को जो है अपने अधीन लाना शुरू किया। और इसी तरीके से इसका उदाहरण जो बंगाल का प्लासी का युद्ध है उसमें हमें देखने को मिलता है। ये हम इतिहास में समझेंगे। तो कंपनी ने जो है उपहार या रिश्वत पर जो है रोक लगा दी इस एक्ट के द्वारा। कंपनी के अधीन जो शासन था उसमें जो महत्वपूर्ण एक्ट लाए गए थे वो ये 4 एक्ट लाए गए थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट और 1858 का चार्टर एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट के द्वारा लाया गया था। विलियम पिट के द्वारा लाया गया था, इसलिए इसे पिट का इंडिया एक्ट कहा जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो ये जो एक्ट लाया गया था 1784 में लगभग 10 या 11 साल बाद ही लाया गया था। ये इसलिए लाया गया था कि जो कमियां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में नजर आई उनको सही करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसमें क्या था? इसमें सबसे पहले ये कर दिया गया कि जो भारत का जो कंपनी के अंदर का जो क्षेत्र था उसे प्रथम बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। और दूसरा जो था ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्यों पर या कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। एक तो ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण हो गया और जो दूसरा भारत का जो क्षेत्र था जो कंपनी के अधीन था उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। इस अधिनियम की ये 2 खास विशेषताएं हैं। और इसमें जो क्या कहा गया कि कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्यों को और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखा था, एक था हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इस एक्ट में एक और बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये क्यों बनाया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था तो फिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? तो इन्होंने क्या काम करा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो है जो कंपनी के व्यापारिक कार्य थे, क्योंकि पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पूरा कंपनी पर नियंत्रण रख रहे थे और जो कंपनी के नागरिक राजस्व संबंधी और सेना संबंधी कार्य थे उनकी रिपोर्ट सीधे इंग्लैंड को भेज रहे थे। लेकिन अब क्या कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों का अधीक्षण करने की अनुमति दे दी गई, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा कंपनी के राजनीतिक कार्यों को दे दिया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो काम था वो गतिविधियां ब्रिटेन भेजने वाला वो भी जारी रहा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए जाने से जो है भारत में जो नींव पड़ी वो द्वैध शासन की नींव पड़ी। पहली बार भारत में द्वैध शासन की नींव पड़ी। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत हमने देखा। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत में सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया गया कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
ये गवर्नर जनरल थे, अब इन्हें जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें क्या करा गया, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बंगाल के गवर्नर की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, जिसमें मद्रास और मुंबई के गवर्नर शामिल थे। इस एक्ट के द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर को कार्यकारी परिषद से हटा दिया गया। जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद थी उससे मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरलों को होता है, ठीक है। और जो अब नए कानून पहले चल रहे थे उन्हें कह दिया गया नियामक कानून। और जो अब नए कानून बनाए गए उन्हें कहा गया अधिनियम। आई समझ में, अधिनियम। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अब क्या बना दिया गया, इससे व्यापारिक अधिकार ले लिए गए। कह दिया कि भाई अब तुमने बहुत व्यापार कर लिया, अब तुम आराम करो, अब तुम सिर्फ प्रशासन पे ध्यान दो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, प्रशासनिक निकाय या प्रशासनिक बॉडी बना दिया गया। और पहली बार जो सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम जो होते हैं, इसकी खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सिविल सर्विस एग्जाम की खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और कहा गया कि कोई भी भारतीय जो है इन किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा, उन्हें हर चीज में छूट मिलेगी। लेकिन इसमें फिर क्या हुआ, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसमें बहुत कड़ा विरोध किया। और इस विरोध के कारण जो भारतीयों को खुली प्रतियोगिता, सिविल सर्विस की खुली प्रतियोगिता के लिए कानून बनाया गया था, उसे फिर रद्द कर दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद अब हमारी बारी आती है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल हैं, उनके लिए एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। और इस केंद्रीय विधान परिषद में ये खासियत थी कि इसने संसद की तरह कार्य किया। पहली बार इसमें वैसी ही कार्यवाही होती थी जैसी ब्रिटेन की संसद में होती हैं। जैसी कार्यवाही ब्रिटेन की संसद में होती थी वैसी इस केंद्रीय विधान परिषद में कार्यवाही होती थी। और इस केंद्रीय विधान परिषद ने जो है स्थानीय निकायों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया। और इन स्थानीय निकायों में जो थे वो बम्बई के थे, बम्बई, मद्रास, बंगाल और आगरा। कुल 6 सदस्यीय की केंद्रीय विधान परिषद थी, जिसमें कि 4 सदस्यीय स्थानीय प्रतिनिधित्व वाले थे। और इसने सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया। खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया। आज जो है 1854 में एक लॉर्ड मैकाले समिति गठित हुई। जब हम भाषा या लैंग्वेज के विषय में पढ़ेंगे तब हम उसमें लॉर्ड मैकाले की जो है संस्तुतियों को अध्ययन करेंगे। फिर लॉर्ड डलहौजी थे उसी टाइम पे, और इन्होंने क्या काम किया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस या बोध निषेध अधिनियम या फिर कुशासन अधिनियम आदि बहुत सारी चीज़ों के आधार पर जो है राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने का जो प्रचार प्रसार का काम था वो बहुत तेजी से शुरू कर दिया, जिस कारण भारत में विरोध होने लगा। और 1857 आते आते जो है
भारत में एक क्रांति की चिंगारी फूट पड़ी, जिसने जो है ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिला दी और ब्रिटिश सरकार को भारत का शासन अपने अधीन लेना पड़ा। और भारत का शासन ब्रिटिश सरकार को अपने अधीन लेते ही भारत से कंपनी के शासन का अंत हो गया। अब हमारा एक भाग ये पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे ताज, ताज के अधीन शासन। और ताज के अधीन शासन जो शुरू होता है वो 1858 से शुरू होता है और 1947 जब भारत देश आज़ाद हुआ तब तक जो कानून बने वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा बने। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये थी 1858 के ये भारत की, एक तो भारत के विषय में अच्छा कानून माना गया इसे, और भारत के जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल के भारत का वायसराय, भारत का वायसराय कर दिया गया। और इसकी सहायता के लिए एक भारत सचिव, भारत सचिव की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन सीधे महारानी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी उस टाइम, विक्टोरिया, उनके अधीन जो है चला गया। और जो कंपनी के शासन के अधीन बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। वैसे भी एक प्रशासनिक निकाय था और जब भारत के शासन पे ब्रिटेन का सीधा सीधा अधिकार हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो बनाए गए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों को भी समाप्त कर देगा। इस कारण भारत से जो है द्वैध शासन था उसका भी अंत हो गया। और जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग बने, लॉर्ड कैनिंग बने। ताज के शासन के अधीन जो अधिनियम बनाए गए उनमें मोस्टली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जिनका विषय में हम चर्चा करेंगे। भारत का 1858 का भारत शासन अधिनियम हमने देखा, इसमें क्या कराया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को पद को हटाकर भारत का वायसराय नामक एक नए पद का सृजन किया गया और वायसराय की सहायता के लिए एक भारत सचिव नामक पद की स्थापना की गई। और इसके बाद 1861 का परिषद अधिनियम आता है, भारत परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत जो है कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा और पहली बार बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव को जो है विधान परिषद में जो है शामिल किया गया। और बम्बई और मद्रास की जो विधान परिषदें थीं जिनको शक्ति से वंचित कर दिया गया था 1833 के अधिनियम द्वारा, उन्हें वापस पुनः शक्तियां दे दी गई। किसे? बम्बई और मद्रास की विधान परिषदों को। और जब उन्हें शक्ति दे दी गई तो जो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डली थी उसमें फिर से विकेंद्रीकरण की पुनः नींव पड़ी। ठीक है। और वायसराय को आपातकालीन स्थिति में वायसराय को अध्यादेश लाने की शक्ति भी प्रदान की गई और इस अध्यादेश की अवधि जो थी वो 6 माह हो सकती थी। और नवीन विधान परिषदों का भी गठन किया गया जिसमें बंगाल में 1866 ईस्वी में और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में जहां के खान अब्दुल गफ्फार खान थे वहां पर 1866 में, बंगाल में 1862 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। 1861 के परिषद अधिनियम में हमने देखा कि केंद्र में तो विधान परिषद है ही, राज्यों में भी जिसमें बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक है। उसके बाद 1892 के अधिनियम में ये प्रावधान लाए गए
कि इन केंद्रीय विधान परिषद में और इन प्रांतीय विधान परिषदों में जो है सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव भी सीमित कर दिया गया और परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट रूप से चुना जाने लगा गैर सरकारी सदस्यों को। और इन्हें अधिकार दिया गया क्या है, कौन सा, बजट पर बहस करने का, जो बजट पेश होता है उस पर बहस करने का अधिकार इन्हें प्रदान किए गए, और कार्यपालिका में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, जो जिसे हमारे संविधान में प्रश्नकाल एक समय आता है, शून्यकाल, प्रश्नकाल, तो ये सबसे पहले कब आए, 1892 के अधिनियम में। उसके बाद आता है हमारा 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार में जो है, मार्ले भारत के सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे, और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी उनके आकार में वृद्धि की। केंद्रीय विधान परिषद का जो आकार था 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारत की केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये एक विधि सदस्य थे। और 1909 का जो अधिनियम है ये सबसे ज्यादा जाना जाता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में कि इसमें मुस्लिमों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दे दिया गया, जिसके अंतर्गत ये होता है कि अगर कोई मुस्लिम खड़ा है इलेक्शन में तो उसे सिर्फ मुस्लिम ही वोट डाल सकते हैं। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, क्योंकि उस टाइम एक बड़ी डिमांड थी जिसमें एक भीमराव अंबेडकर भी थे। दलितों का बहुत शोषण होता था और दलितों को ना तो कोई अपने घर बैठाता था, न मंदिरों में वो जा सकते थे। तो वो ये चाहते थे कि जब हमारे जो दलित हैं वो अपने दलित ही नेता को चुने, और दलितों का प्रतिनिधित्व जो संसद में होगा तब वो दलितों के लिए या दलितों के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। ऐसे ही एक मुस्लिम लीग थी, वो मुसलमानों के कल्याण के लिए चाहती थी। खैर इनके विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये अधिनियम जो मोस्टली जाना जाता है वो इसी के लिए जाना जाता है। और इसने ये तो मुसलमानों के लिए तो एक सांप्रदायिक, खासकर जो जमींदार थे उस जमाने के जमींदार या विश्वविद्यालय या व्यापारियों के संघ थे, उनके लिए भी एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र की या मंडल की ये कानून बनाए थे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। उसके बाद आता है हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के लिए को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और वो मार्ले मिंटो सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत जो है पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बनाई गई। जैसे फिलहाल हमारे देश में 3 सूची हैं, जिसमें एक तो है संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक, यही सूचियां पहली बार 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत बनाई गई, और इनके विषयों की जो सूची थी
उसमें केंद्र को पावर थी और इसका जो स्वरूप था वो एकात्मक रखा गया था। जैसे अगर किसी सूची में कानून बनाने में कोई वो मतभेद उत्पन्न हो जाए, समवर्ती सूची के काम के संबंध में अगर कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए तो संघ का ही अधिकार रहता है उस पर कानून बनाने का। उसी प्रकार ये भी यहाँ है। इसमें जो विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक थे हस्तांतरित विषय और दूसरे थे आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय कौन कौन से थे? जो गवर्नर, इन विषयों पर गवर्नर का जो है शासन होता था और वो इसमें उन्हीं मंत्रियों की सलाह लेता था जो केंद्रीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। केंद्रीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। आरक्षित विषय में वो विषय होते थे जो गवर्नर जिन पर शासन करता था वो उन मंत्रियों की सलाह लेता था जो केंद्रीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ठीक है। और पहली बार लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया और इसमें प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा प्रतिनिधियों को चुने जाने की व्यवस्था की गई। और बजट को दो भागों में बांट दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया और जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद में से जो 6 सदस्य होते थे उनमें से 3 का भारतीय होना जरूरी कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। और जो हमने देखा 1909 के सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार इस 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में भी किया गया। किन के लिए? सिखों के लिए और ईसाइयों के लिए। तो मत का अधिकार था, जो मताधिकार था वो कानून, शिक्षा या कर के आधार पर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसकी चर्चा थोड़ी विस्तार में करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थीं। अभी हमने 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कुछ सूचियों का वर्णन किया था। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो है केंद्र, राज्य और देशी रियासतों के बीच शक्ति का जो है बंटवारा कर दिया गया। किसके द्वारा? 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के द्वारा केंद्र में, राज्यों में और रियासतों के बीच में शक्ति का बंटवारा कर दिया गया और इनमें कुछ विषय रख दिए गए। क्या? संघ सूची में रखे गए 59 विषय, राज्य सूची में रखे गए 34 विषय और इसमें रखे गए समवर्ती सूची में 36 विषय। अभी हमने देखा था कि इसका जो स्वरूप होता है वो एकात्मक होता है और कहीं अगर टकराव की स्थिति आती है तो संघ सूची का ही विषय माना जाता है। इसलिए देशी रियासतों को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका था ब्रिटिश सरकार द्वारा, लेकिन देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके अधिकारों का यहाँ हनन ही हो रहा था, इसलिए ये व्यवस्था अस्तित्व में आ ही नहीं पाई। लेकिन वर्तमान हमारे संविधान में ये व्यवस्था मौजूद है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो 11 राज्य थे उन 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय जिसमें 2 सदन हो,
व्यवस्था अस्तित्व में आई। और ये 6 राज्य कौन कौन से थे? एक तो थे बम्बई, एक मद्रास, एक यूपी, बिहार, असम, ठीक, बंगाल, ठीक। इसके अंतर्गत एक और कार्य किया गया कि जो भारत परिषद बनाई गई थी, भारत परिषद कब बनाई गई थी? भारत परिषद बनाई गई थी 1858 में, इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक। 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया। यह भी हमने 1919 के अधिनियम में पढ़ा था, किन्हें किन्हें मताधिकार दिया गया था। शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था, कर के आधार पर मताधिकार दिया गया था, ठीक, आदि विषय थे जिनके आधार पर मत का अधिकार प्रदान किया गया था। यहाँ पर 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघ राज्य और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम एक इतना महत्वपूर्ण अधिनियम है कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो धाराएं ली गई हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं। इन सब के बाद जो हमारा अंतिम बचता है, जो ब्रिटेन के संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम था, वो था भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अधिनियम के अंतर्गत दो स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्रों का सृजन किया गया, जिनमें भारत और पाकिस्तान। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी थी कि जो है हम 30 जून 1947 तक भारत को आजाद कर देंगे। उसके बाद 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने एक संविधान की रूपरेखा रखी और ये कहा कि जो भी रियासतें उस संविधान को, कोई भी रियासत उस संविधान को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, ये किसी पर जो है बाध्यकारी नहीं रहेगा। जहां जो उसे स्वीकार नहीं करेंगे वहां संविधान लागू नहीं होगा। इसके अंतर्गत भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और एक गवर्नर की डोमिनियन, क्योंकि स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्र थे, तो एक गवर्नर का जो है चुनाव होना था, जिसके लिए अब ब्रिटेन दोनों डोमिनियनों को संविधान निर्माण करने की शक्ति दी गई, और जो भारत का सम्राट शब्द था, इस शब्द को खत्म कर दिया गया और पूरी तरह से देश आजाद हो गया।